Coming to class. I hope all of you are fine. Please let me know if you cannot hear me at any time during the lecture. So, today's lecture is basically about Salmonella, and I hope all of you have heard about enteric fever or typhoid. So this topic is from Livingston 15th edition, and in chapter 28, you can find it on page, I think, 150. Can you hear me well? Are you able to hear me well? No answer? Shall I assume कि मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? So the diseases which Salmonella typhi causes, basically Salmonella cause, include enterocolitis, enteric fever, such as typhoid fever, septicemia with metastatic infections such as osteomyelitis. ठीक है, तो साल्मोनेला स्पीशीज जो हम आज पढ़ने लगे हैं, इसकी डिफरेंट डिजीजेज हैं. एंटेरोकोलाइटिस जो है वो बेसिकली टिपिकल किस्म की गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी पिक्चर है इसमें, और एंटेरिक फीवर जिसमें टाइफाइड है, और सेप्टिसीमिया जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स की सीडिंग है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोमाइलाइटिस इसमें इंक्लूडेड. Okay, so talking about the different antigens of Salmonella, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ई कोलाई के और एंटेरोबैक्टीरियेसी के डिफरेंट एंटीजेंस हैं, तो उसमें ओ एंटीजन है और जो कि आउटर पॉलीसैकेराइड एंटीजन है, ठीक है, यानी कि आउटर पॉलीसैकेराइड ऑफ द सेल वॉल. देन these are used to subdivide or classify Salmonella into group A to I. नेक्स्ट इसमें है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन, जिसको हम कैप्सुलर एंटीजन को हमने लास्ट टाइम देखा था कि के से आमतौर पर डिनोट करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ साल्मोनेला स्पेसिफिकली इसको वीआई एंटीजन कहते हैं. ठीक है, विरुलेंट है ये. वीआई स्टैंड्स फॉर विरुलेंस. एंटीफेगोसिटिक है ये, एंड देयर important virulence factors for Salmonella typhi also used for the serotyping. So थोड़ा सा अगर आप रिस्पॉन्ड करते जाएंगे साथ साथ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इट्स नॉट गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू. अगर कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ से समझ नहीं आया ये पॉइंट, तो प्लीज आस्क इट अगेन. टू फॉर्म्स ऑफ द एच एंटीजन हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें ये था कि जनरली तो हमने ये सारे एंटीजन्स पढ़ लिए थे, लेकिन आपको मैंने बताया था कि साल्मोनेला के केस में कुछ एंटीजन्स डिफरेंट होते हैं जो रूटीन के एंटीजन से हटके हैं, या एंटेरोबैक्टीरियेसी के दूसरे मेंबर्स में शायद इस हद तक ये डेवलप नहीं है, लेकिन साल्मोनेला में स्पेसिफिकली इनके नाम भी डिफरेंट हैं और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं. जैसे हमने देखा है कि पॉलीसैकेराइड एंटीजन जिसको हम, या कैप्सुलर एंटीजन जिसको हम के से डिनोट करते थे, इसको यहाँ पे हमने वीआई से डिनोट किया है. क्यों? क्योंकि ये हाईली विरुलेंट है. ठीक है, और इसकी वजह से साल्मोनेला फेगोसिटोसिस को अवॉइड करके सेल के अंदर सर्वाइव कर जाता है. इसके अलावा इसको सीरोटाइपिंग के लिए भी यूज किया जाता है. ठीक है, अच्छा, अब एच एंटीजन जो है दो तरह के होते हैं साल्मोनेला में. फेज 1 एंटीजन है और फेज 2 एंटीजन है. ठीक है, सो ओनली वन ऑफ द टू एच प्रोटीन्स इज सिंथेसाइज्ड एट वन टाइम, यानी कि एच एंटीजन जो कि फ्लैजेलर एंटीजन है और फ्लैजेलिन प्रोटीन को कोड करता है. दो तरह की फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है साल्मोनेला में, जिसमें से एक ही टाइप की एक टाइम पे सिंथेसाइज की जाती है.
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच जीन सीक्वेंस इट इज द करेक्ट अलाइनमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनटू मैसेंजर आरएनए। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये फेज स्विचिंग क्या है, फेज 1 और फेज 2 एंटीजन्स कैसे आपस में स्विच करते हैं। तो ये पिक्चर हम देखते हैं, इसके अंदर साल्मोनेला, ठीक है, इट इज ग्राम नेगेटिव ब्रॉड शेप बैक्टीरियम। नाउ हियर आर द 3 एंटीजन्स। कौन कौन से एंटीजन है इसके? ओ एंटीजन आउटर पॉलीसेकेराइड एंटीजन था, फिर वीआई एंटीजन जो कैप्सुलर एंटीजन है, ठीक है, एंड थर्ड इज द फ्लैजिलर या एच एंटीजन जो यहाँ पे फ्लैजिला से रिलेटेड नजर आ रहा है। So, coming back to the topic, what is phase variation? जहाँ तक साल्मोनेला का सवाल है, ये फेज वेरिएशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती। तो फेज वेरिएशन क्या है? बेसिकली आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया ने जब अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना होता है, तो बैक्टीरिया या वायरसेस या कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो म्यूटेशन के जरिए से नई कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी आजकल कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं कि इसमें म्यूटेशंस आ गई हैं और ये बहुत सारी जो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस थी उनको सर्वाइव करने में ज़्यादा सॉर्ट ऑफ डिपेंड हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये बेसिकली फेज वेरिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें ये रैपिडली वेरिंग एनवायरनमेंट्स के साथ एडजस्ट कर रहा है बैक्टीरियम, लेकिन इसमें रैंडम म्यूटेशन नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि ये अपनी प्रोटीन एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एक्सप्रेशन जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके जरिए से ये फेज वेरिएशन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी होंगी, हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया है कि फॉर एग्जांपल ये अपनी जो प्रोटीन्स हैं, स्पेसिफिकली जो फ्लैजेलेंट प्रोटीन है उनको स्विच कर लेता है। ठीक है, अब कैसे करता है, उसका क्या फायदा होता है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो साल्मोनेला क्या करता है, it uses this technique to switch between different types of protein flagellin। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स असेंबल हो जाते हैं, यानी कि आप समझ लें कि दो तरह की इसकी फ्लैजेलिन प्रोटीन बन जाती है। ठीक है, सो वंस एन एडेप्टिव रिस्पांस हैज बीन माउंटेड अगेंस्ट वन टाइप ऑफ फ्लैजेलिन, जब एक तरह की फ्लैजेलिन के अगेंस्ट बॉडी रिस्पांस क्रिएट कर लेती है या प्रीवियस एनकाउंटर में उसने एक तरह की फ्लैजेलिन को एनकाउंटर किया होता है और जो इम्यून रिस्पांस है वो उस स्पेसिफिक टाइप फ्लैजेलिन के अगेंस्ट वो स्टार्ट हो गया होता है, तो ये स्विच करके दूसरी टाइप की फ्लैजेलिन अपनी प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो इम्यून रिस्पांस उसकी फ्लैजेलिन के अगेंस्ट बॉडी ने जनरेट करना शुरू किया था वो चेंज हो जाता है और वो इनइफेक्टिव हो जाता है। कि हम इसे एक पिक्चर से इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये साल्मोनेला है। ठीक है, अब हमने ये प्रोटीन एक्सप्रेशन की बात की, तो इसमें ये फ्लैजेलिन के अलावा कोई और प्रोटीन की भी हो सकती है, लेकिन इन केस ऑफ साल्मोनेला वो फ्लैजेलिन प्रोटीन ही है। ठीक है, अच्छा, लेट्स से कि एक बैक्टीरियम है, उसकी एक सर्फेस प्रोटीन है। ठीक है, जब वो बॉडी में एंटर होता है, बॉडी इस सर्फेस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लेती है एज एन एंटीजन और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। ठीक है, सो इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ द सेम प्रोटीन और द सेम ऑर्गेनिज्म, व्हाट हैपेंस कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो इसी के अगेंस्ट होती है। ठीक है, लेकिन ये क्लास स्विचिंग के जरिए से ये क्या करता है, ये फेज वेरिएशन के जरिए से ये वाली एंटीबॉडीज जो है ना, सॉरी ये वाले जो एंटीजेंस हैं इनको गायब कर देता है और कोई और से एंटीजेंस निकाल लेता है। अब ये जो एंटीबॉडीज है वो तो इसके अगेंस्ट थी। ठीक है, दैट मींस इट इज एबल टू सर्वाइव the immune response of the body in the form of antibodies, and it is going to survive or enter inside the cell and cause the destruction which it wants to perform. ठीक है, phase varying surface protein expression can help the bacteria to evade the immune effectors। ठीक है, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर फॉलोइंग, यानी कि फेज वेरिएशन सबको समझ आ गया है? बच्चों प्लीज लीव अ मैसेज इन द टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको फेज वेरिएशन तक आपने फॉलो कर लिया है, तो फिर हम आगे इसकी क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर देखते हैं। आज क्लास एक्टिव नहीं है, प्रेजेंट नहीं है कि नहीं है? Are you able to hear me well?
So we start with the nomenclature of Salmonella. Okay, there are three types of methods. जिसमें से एक इविंग्स मेथड है, एक कॉफमैन एंड वाइट मेथड है, और जो थर्ड है वो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के जरिए से यूज किया जाता है। जो इविंग्स मेथड है, सबसे पहला मेथड, इसमें क्या करते हैं, साल्मोनेला को 3 स्पीशीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, फिर साल्मोनेला कोलेरेशियस है और साल्मोनेला एंटेराइटिस है। ये 3 टाइप्स है इसके मुताबिक। In this scheme, there is one serotype in each of the first 2 species. यानी Salmonella typhi में भी एक सीरोटाइप है, Salmonella colerecis में भी एक सीरोटाइप है, और जो थर्ड है एंटेराइटिस वाली, इसमें 1500 सीरोटाइप्स हैं, ठीक है। सेकंड है कॉफमैन एंड वाइट। कॉफमैन एंड वाइट ने क्या किया है कि दे हैव क्लासिफाइड और सबडिवाइडेड साल्मोनेला इनटू 1500 डिफरेंट स्पीशीज, और इनके नाम रखे गए हैं डिपेंडिंग ऑन द सिटी इन विच दे वर आइसोलेटेड, ठीक है। तो जिस सिटी में ये आइसोलेटेड थे उनके मुताबिक रखा गया है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉफमैन एंड वाइट ने एक स्ट्रेन को अगर लेबल किया है साल्मोनेला डुब्लिन, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू Kaufman and White, it would be Salmonella dublin, but it will actually be Salmonella enteritis serotype dublin according to Ewing, ठीक है। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है क्लासिफिकेशन, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी टाइप की क्लासिफिकेशंस है। थर्ड है, थर्ड अप्रोच में क्या है, it is based on relatedness determined by DNA hybridization analysis. इसमें क्या होता है, S. typhi it is not a distinct species but it is classified as Salmonella enterica serotype or serover typhi, ठीक है। यानी कि साल्मोनेला एंटेरिका मेन जो टाइप है, और फिर उसके बाद उसका सीरोवर या सीरोटाइप टाइफी या कोई और हो जाएगा, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ द नेमिंग सिस्टम्स आर इन करंट यूज, यानी कि इसमें से किसी भी तरह का अगर आप देखें कि साल्मोनेला टाइफी भी आप कह सकते हैं उसको, ठीक है, या साल्मोनेला एंटेराइटिस भी कह सकते हैं, फिर आप साल्मोनेला ड्यूब्लिन भी कह सकते हैं, और थर्ड जो आपको बताया है वो साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप जो भी टाइफी है या कोई और है। ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन which is bit simpler. इसमें हम क्लासिफाई करते हैं टाइफाइडल स्पीशीज है और नॉन टाइफाइडल स्पीशीज है, ठीक है। यानी कि वो वाले साल्मोनेला जो टाइफाइड कॉज करते हैं और वो वाले साल्मोनेला जो टाइफाइड कॉज नहीं करते। तो जो टाइफाइड कॉजिंग साल्मोनेला है उसमें आता है साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी, और नॉन टाइफाइडल स्पीशीज में जो है ना वो आते हैं एस एंटेरिटिका, ठीक है। तो साल्मोनेला एंटेरिका जो है वो नॉन टाइफाइडल स्पीशीज में आता है, यानी वो जो डायरिया कॉज करते हैं, टेरोकोलाइटिस करते हैं, मेटास्टेटिक इन्फेक्शंस करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोमाइलाइटिस, साल्मोनेला एंटेरिका। और इसके अलावा साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप कोलेरेशियस, इट इज द स्पीशीज जो कि मेटास्टेटिक इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होती है। मेटास्टेटिक इन्फेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? मेटास्टेटिक का क्या मतलब है कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो कहीं एक जगह पे हुई, लेकिन ये सीडिंग करके डिफरेंट ऑर्गन्स में secondary infection. Talking about the epidemiology, so basically salmonella कैसे transmit हो रहा है? It is transmitted via ingestion of food and water which is contaminated by human and animal wastes, ठीक है। So basically ingestion of food and water contaminated by human and animal waste, ठीक है। और इसकी ट्रांसमिशन ह्यूमन से भी हो सकती है, लेकिन साल्मोनेला टाइफी जो है इट इज ट्रांसमिटेड ओनली बाय ह्यूमंस, बट द अदर स्पीशीज दे कैन बी ट्रांसमिटेड अदरवाइज। ह्यूमन सोर्सेज आर आइदर द पर्संस जो कि टेम्परेरीली एक्सक्रीट करें, okay,
सो ह्यूमन सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? वो लोग हो सकते हैं जो टेम्परेरीली साल्मोनेला एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिन्होंने एक्वायर कर लिया है, ठीक है, डिजीज पर्सन हो सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी फॉर्म ये हो सकती है कि वो लोग जो कि क्रॉनिक कैरियर्स हैं। यानी दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो टेम्परेरी एक्सक्रीट करे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने डिजीज एक्वायर की, इनके सिम्टम्स आए, ठीक है, और इनकी बॉडी से ये एक्सक्रीट हुआ, किसी भी तरह से ट्रांसमिट हो गया दूसरे लोगों को। क्रॉनिक कैरियर्स वो हैं जो कि जिनकी सिम्टम्स कोई नहीं है लेकिन उनकी बॉडी में ये बैक्टीरिया हाइड कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं और एक्सक्रीट भी कर रहे हैं, ठीक है। सो द मोस्ट फ्रीक्वेंट एनिमल सोर्स इज पोल्ट्री एंड एग्स। चिकन और एग दो चीजें हैं जिससे ये ज्यादा स्प्रेड करता है, लेकिन इसके अलावा मीट प्रोडक्ट्स और भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि इम्प्रॉपरली कुक्ड हो, ठीक है, वाटर सोर्सेज अगर पोल्यूट हो जाएं तो उससे भी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, डॉग्स और दूसरे पेट्स भी इसमें स्प्रेड में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और पेट्स में इन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज बताई हैं आपकी बुक में, टर्टल, स्नेक्स, लिजर्ड, इग्वानास एंड एडिशनल सोर्सेज, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ iguanas are a type of lizards. Okay, so the root is fecal oral, ठीक है। कैसे ट्रांसमिट होता है? ऑब्वियसली पुअर हाइजीनिक हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ठीक है। उसके बाद फूड हैंडलर्स जो हैं उनके जरिए से ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। और कैसे ट्रांसमिट होगा कि कंटामिनेटेड फूड या वाटर के जरिए से एक पर्सन ने इसको इंजेस्ट कर लिया। अब जो स्टमक एसिड्स हैं इसको ये सर्वाइव भी कर जाता है अक्सर, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन में जाके इन्वेड करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है। और जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है इनका वो अमूमन एज डायरिया प्रेजेंट करता है, एंड दे कैन ऑब्वियसली स्प्रेड टू लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, एंड दे मे कॉज अ सिस्टेमिक डिजीज। नेक्स्ट इज द पैथोजेनेसिस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है। एंटेरोकोलाइटिस में क्या होता है आपको मैंने बताया था, इसमें डायरिया होगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, देयर इज इन्वेजन ऑफ द एपिथेलियल एंड सब एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यानी कि ये चीज जो है ना, इसके फेवर में बेसिकली रिसर्च में हमें बहुत सारी ऐसी भी बातें पता चलती हैं जिनके जरिए से हम पैथोजेनेसिस फेवर कर देते हैं कि ये ऐसे होती है और ऐसे नहीं होती। यानी कि वो स्ट्रेन्स जिनमें जो इन्वेड नहीं करते वो डिजीज भी कॉज नहीं करते, तो दैट मीन्स कि जिसमें एंटेरोकोलाइटिस में या सैल्मोनेला इन्फेक्शन के लिए इन्वेजन बहुत जरूरी है। So invasion of epithelial cells and subepithelial cells, then they enter both through and between the mucosal cells से lamina propria, ठीक है, वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, डायरिया होगा, न्यूट्रोफिल्स जहां भी इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे गैदर अप हो जाते हैं और इनकी वजह से ये इन्फेक्शन लिमिट हो जाता है, ठीक है। अब इंटेरोकोलाइटिस और एंटेरिक फीवर में जो डिफरेंसेस हैं वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक तो ये साइट कहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। फिर दूसरा आपने ये याद रखना है कि इसमें न्यूट्रोफिल रिएक्शन हो रहा है, इसमें न्यूट्रोफिल्स जो है वो इन्फेक्शन को लिमिट कर रहे हैं, बैक्टीरिया नहीं होता, ठीक है। इन्फेक्शियस डोज ऑफ साल्मोनेला रिक्वायर्ड इज हाई, ठीक है। यानी 100,000 ऑर्गेनिजम्स होंगे तो इन्फेक्शन होगा, अगर इससे कम होंगे तो लेस लाइकली है कि साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो जाए, यानी हाई क्वांटिटी में बैक्टीरियल लोड बॉडी के अंदर एंटर होना चाहिए। गैस्ट्रिक एसिड इट इज इम्पोर्टेंट पोस्ट डिफेंस। गैस्ट्रेक्टमी यानी जिन लोगों की गैस्ट्रेक्टमी हुई होती है या एंटासिड्स यूज करते हैं, ठीक है, उनमें ये इन्फेक्शन कम होते हैं, इन्फेक्शन डोज कम हो जाती है, यानी वो थोड़े बैक्टीरिया भी होंगे तो भी उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एंटेरिक फीवर। अब एंटेरिक फीवर का पैथोजेनेसिस एंटेरोकोलाइटिस से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये याद रखने वाली चीज है। इन्फेक्शन बिगिंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, बट फ्यू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्पटम्स विल अकर इन द बिगिनिंग। यहाँ पे क्या था, क्या है, स्मॉल एंड लार्ज बोथ इंटेस्टाइन्स आर इन्वॉल्व्ड इन एंटेरोकोलाइटिस, और एंटेरिक फीवर में स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड है। Organisms they enter, they multiply the mononuclear phagocytes of the Peyer's patches, ठीक है। ये आपने इसमें जरूर मेंशन करना है जब भी एंटेरिक फीवर की पैथोजेनेसिस पूछी जाए कि Peyer's patches में मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स के अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, then they spread to the phagocytes of the liver, gallbladder and spleen। तीन ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो रही है, लिवर, गॉलब्लैडर और स्प्लीन। अच्छा, अब इसमें क्या है, देयर इज much higher rate of infection. There is bacteremia. Bacteremia का क्या मतलब है, bacteria enter into the blood and associated with the onset of fever and other symptoms. Probably these are caused by the endotoxin because these are gram negative bacteria.
So Salmonella, they survive and grow within the phagocytomes in phagocytic cells, and they invade the gallbladder. If they invade the gallbladder, they can result in carrier state and excretion of the bacteria in the feces for long time. अच्छा, अब इसमें जो है कैरियर स्टेट में कोई बंदा चला जाता है तो फिर ये बैक्टीरिया जो है वो उसकी बॉडी से एक्सक्रीट होते रहेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया मिलता है कि जब आपने कैरियर्स को आइडेंटिफाई करना होगा तो आप स्टूल टेस्ट करवाओगे। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा हमें पैथोजेनेसिस को रिवाइज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, दीज आर द एम सेल्स, साल्मोनेला टाइफी है, इट इज एंटरिंग थ्रू this cell, then it is entering the Peyer's patches and residing in the macrophages, then enter into the mesenteric lymph nodes, then they enter into the circulation, which is the primary bacteremia, then to the liver, seeding of the reticular endothelial system, liver, spleen, and gallbladder, bone marrow. Then secondary bacteremia, they enter into the blood again. Widespread dissemination है, फिर ये different body areas में enter करेंगे। ठीक है, कुछ इसमें से दोबारा पायर्स पैचेस में चले जाएंगे, साल्मोनेला टाइफी दोबारा से इसमें एंटर हो जाएगा, तो ये एक साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, okay, next is about septicemia. So the pathogenesis ऑफ द सेप्टिसीमिया, हमने दो कैटेगरीज का पैथोजेनेसिस स्टडी कर लिया, अब थर्ड का करें। सेप्टिसीमिया साल्मोनेला से किन लोगों में होता है? अबाउट 5 to 10% होते हैं लोग। ठीक है, और कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिनमें सेप्टिसीमिया तक कॉम्प्लिकेशन जा सकती है? नंबर 1, वो लोग जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया हो गया, कैंसर पेशेंट्स हो गए, ठीक है, या फिर छोटे बच्चे जिनमें एंटेरोकोलाइटिस हुआ और उससे वो फर्दर सेप्टिसीमिया में जा सकते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरिया results in the seeding of many organs with osteomyelitis, pneumonia, meningitis as the most common sequence। यानी कि जब ब्लड में एंटर होगी बैक्टीरिया, अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे, जहाँ पे बोन में जाएंगे तो ऑस्टियोमाइलिटिस करेंगे, लंग्स में जाएंगे तो निमोनिया करेंगे, मेनिंजीज में जाएंगे मेनिंजाइटिस करेंगे। ऑस्टियोमाइलिटिस इन अ चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ साल्मोनेला इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि जो टिश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे प्रीवियसली कोई डैमेज कॉज हो चुका है, वहाँ पे इनके लिए दोबारा से इन्फेक्शन कॉज करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल इन्फार्क्ट्स, एन्यूरिज्म्स, स्पेशली एओर्टिक एन्यूरिज्म्स, these are the most frequent sites of metastatic abscesses। यानी कि जो बॉडी में ऑलरेडी टिश्यू डैमेज हो चुका है वहाँ पे ये एब्सेसेस बना देते हैं। साल्मोनेला आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ वैस्कुलर ग्राफ्ट इन्फेक्शंस। So this was all about the pathogenesis. Now we move to the clinical findings. Okay. These diagrams are added just to help you out with the clinical features, ताकि आपको वो याद रहे। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में सबसे पहले तो ये कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? 12 to 48 आवर्स। ठीक है, दैट मीन्स कि 12 आवर्स से लेके ऑलमोस्ट 2 डेज तक। इनिशियल सिम्टम्स क्या है एंटेरोकोलाइटिस के? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, नॉसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। ठीक है, ये एंटेरोकोलाइटिस की बात हम कर रहे हैं। यूजुअली द डिजीज लास्ट अ फ्यू डेज। ठीक है, आमतौर पे सेल्फ लिमिटेड होती है, एंड द नेचर ऑफ डायरिया इज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्लड एंड इट डज नॉट रिक्वायर मेडिकल केयर एक्सेप्ट इन वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड एंड ऑब्वियसली द पर्सन्स दैट आर ऑलरेडी डिजीज्ड विद सम क्रॉनिक infection or chronic disease. For example, HIV infected individuals, इनमें CD4 count low होता है, they have a much higher rate of salmonella infections, including more severe diarrhea and serious metastatic infections than those that are not infected with HIV। यानी जिन लोगों की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंटैक्ट होती है उनमें इन्फेक्शन होने के या इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेट करने के चांसेस रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द पर्सन्स जिनमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लो हुई भी है, उनमें ऑब्वियसली ज्यादा इन्फेक्शन होगा। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन के भी ज्यादा चांसेस इन्हीं लोगों में है। Salmonella typhimurium is the most common species of Salmonella to cause enterocolitis। अब आपसे अगर पूछा जाए कि enterocolitis causing कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इसमें से Salmonella typhimurium। ठीक है, और जो Salmonella typhi और paratyphi है वो अमूमन enteric fever कॉज करते हैं। Okay, so in typhoid fever, which is caused by Salmonella typhi, and in enteric fever caused by organisms such as Salmonella paratyphi A and B, the onset of illness is slow। ठीक है, अच्छा, अब टाइफाइड में क्या होता है या एंटेरिक फीवर में?
इसमें क्या होता है कि स्लो ऑनसेट इलनेस है, पहले फीवर होगा, देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्स्टिपेशन रादर देन वॉमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है। और इसका जो फीवर पैटर्न होता है वो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट मींस कि फीवर जो है वो फर्स्ट या इनिशियल डे पे फीवर का पैटर्न थोड़ा सा कम होगा, इतना हाई नहीं होगा फीवर, लेकिन इन द कमिंग डेज और विद कमिंग आवर्स, फ्यू आवर्स जो बुखार है वो हाई राइज की तरफ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न, कि ये राइज होता जाता है, ठीक है, कम से ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। डायरिया may occur early but usually disappears by the time the fever and bacteremia occurs. तो डायरिया जो है वो ज्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं करता, इवन इफ द पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ डायरिया, तो इन द सब्सिक्वेंट स्टेजेस it will disappear. After the first week of illness, the bacteremia becomes sustained. There is high fever, delirium, tender abdomen, enlarged spleen. ठीक है, रोज स्पॉट्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रैश which includes rose colored macules on the abdomen, ठीक है, यानी कि उसके एब्डोमेन पे रोज कलर का, रेड कलर का छोटा छोटा सा रैश होगा। इट इज एसोसिएटेड विद टाइफाइड बट इट अकर्स ओनली रेयरली, यानी कि अगर है और साथ टाइफाइड के बाकी फीचर्स भी हैं, ठीक है, तो आप इसको कंफर्मेटरी कह सकते हैं, लेकिन खाली कोई भी रैश जो एब्डोमेन पे हुआ हो या रेड कलर का रैश हो, वो आपको कंफर्मेशन नहीं देता कि इसको टाइफाइड ही है, ठीक है। सो यू हैव टू रिलेट द क्लिनिकल सिम्टम्स कि बाकी सारे फीचर्स भी प्रेजेंट हैं और फिर ये रोज स्पॉट्स हैं, तो दिस इज टाइफाइड। ल्यूकोपीनिया, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज कम हो जाते हैं, एनीमिया, ठीक है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। लिवर फंक्शन टेस्ट आर ऑफन एब्नॉर्मल इंडिकेटिंग द हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट। सो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में थोड़ा सा बताया हुआ है कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। देयर इज फीवर एंड फीवर इज हाई, ठीक है, देन देयर आर जीआई सिम्टम्स, इनिशियल स्टेजेस में डायरिया हो सकता है, देन लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, फिर इसमें देयर कैन बी कोटेड टंग, ठीक है, देयर इज अ वाइट कलर्ड कोटिंग ऑन द टंग, ठीक है, फिर जो है अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, ये डेफिनेटली इसकी कॉम्प्लिकेशन है। रोज स्पॉट्स ऑन द बॉडी, ये आपको दिखा दिया एब्डोमेन पे रोज स्पॉट्स है। इनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है, लिवर और स्प्लीन दोनों इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है, और इस स्प्लीन को स्पेसिफिकली भी दिखा दिया कि स्प्लीनोमेगेली हो जाती है। Okay, next the disease begins to resolve by the third week, ठीक है, by the time जो third week start हो जाता है, disease जो है वो resolve करनी शुरू कर देती है, लेकिन ये वाली stage अभी ऐसी नहीं है जिसमें आप कहें कि patient is out of danger, disease वो resolve करनी शुरू कर जाती है, लेकिन बहुत सारे patients में इसी time पे complications start हो जाती हैं। For example, intestinal hemorrhage है या perforation है, यानी कि बुखार patient का कम होना शुरू हो जाएगा, मगर यहाँ पे chance of कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। इंटेस्टिनल हेमरेज है, परफोरेशन है, ठीक है, ये आपने पिक्चर्स में देख लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, 3% जो टाइफाइड पेशेंट्स हैं, दे बिकम द chronic carriers। इसमें क्या होता है कि ये जो साल्मोनेला टाइफाइड इज गोइंग टू हाइड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है, एंड व्हेन द बाइल इज सिक्रेटेड टू द इंटेस्टाइन, तो उसके साथ ये भी कुछ ना कुछ सिक्रेट हो जाते हैं, एंड देन देयर they can be identified from the stool sample. Carrier rate is high among women, especially those with previous gallbladder disease and gallstones. Septicemia is most often caused by Salmonella cholerations. The symptoms begin with fever with little or no enterocolitis and then proceeds to focal symptoms associated with the affected organ. Frequently जिसमें bone, lung और meninges की involvement हो जाती है। Next is the lab diagnosis. So as far as salmonella is considered, आपके पास जो सबसे important questions इसमें से बनते हैं, वाइवा questions के हिसाब से what is phase variation, ठीक है, आपको इसके सारे antigens आने चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आपको इसकी classification या nomenclature आना चाहिए। नंबर 3, आपको इसकी पैथोजेनेसिस अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से पता होनी चाहिए, जैसे एंटेरोकोलाइटिस में क्या पैथोजेनेसिस होगी, एंटेरिक फीवर में क्या पैथोजेनेसिस होगी, और सेप्टिसीमिया कैसे होता है, ठीक है, ओके। क्लिनिकल फीचर्स का आपसे क्वेश्चन अमूमन नहीं पूछते, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है वो बनता इसी में से है। मतलब मैं आपसे शायद डायरेक्टली ये नहीं पूछूंगी कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टाइफाइड, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने बनाना है उसमें जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं।
फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इसमें वो लैब डायग्नोसिस है, विच इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा जो फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होगा वो प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड होगा, ठीक है। तो ये आपने 4-5 क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि इसमें से, इस चैप्टर में से ये इस टॉपिक में से यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन थोड़ा सा फोकस जो है टाइफाइड से हट चुका है, लेकिन जस्ट बिफोर द कोरोना इन्फेक्शन टाइफाइड के केसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ प्रेजेंट कर रहे थे। और टाइफाइड जो है वो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सिंपल इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन और समथिंग जिसमें से इजीली लोग रिकवर कर जाएं, बिकॉज जो साल्मोनेला टाइफी और दूसरे जो साल्मोनेला स्पीशीज है इन्होंने अब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है अगेंस्ट द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इसलिए लैब डायग्नोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और प्रिवेंशन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आगे आपने अगर मेडिसिन वगैरह में पढ़ना होगा तो फिर डेफिनेटली आपने ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा याद करना है इसका। सो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सैंपल क्या लेना है, ठीक है। अगर पेशेंट में डायरिया वगैरह के सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो आपने स्टूल का सैंपल लेना है। अगर आपने कैरियर आइडेंटिफाई करना है तो भी आपने स्टूल का सैंपल लेना है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट को फीवर है, हाई फीवर है, ठीक है, और पिक्चर कुछ कुछ टाइफाइड जैसी बन रही है कि वेरी हाई फीवर है विच इज नॉट कमिंग डाउन एंड इट इज फॉर सेवरल डेज, इनिशियल डेज में कम था उसके बाद बढ़ता गया, ठीक है। और उसके साथ जो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है या कोई और फीचर्स हैं जैसे हेपेटोमेगेली है, स्प्लीनोमेगेली है, रो स्पॉट्स हैं, कोटेड टंग है, ठीक है, कोई भी और फीचर्स भी इसके, तो फिर आपके पास डिफरेंट सैंपल्स आएंगे। एंटेरिक फीवर के लिए आप स्टूल का सैंपल भी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सैंपल जो हम ले सकते हैं वो ब्लड का सैंपल है या फिर बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो आइडियली तो बोन मैरो का सैंपल लिया जाना चाहिए, लेकिन बोन मैरो सैंपल लेना आसान भी नहीं है। बोन मैरो बायोप्सी पेनफुल भी बहुत है और इसके लिए प्रॉपर टेक्निक भी चाहिए, इसलिए इसके लिमिटेशंस की वजह से ब्लड का सैंपल जो कि इजीली हर पेशेंट से कलेक्ट किया जा सकता है और इसके जो टेस्ट हैं वो भी ज्यादा बेहतर आइडेंटिफाई करते हैं साल्मोनेला को, तो इसलिए हम जो है ना वो ब्लड इज कंसिडर्ड एज द blood culture is rather it is considered at the gold standard for diagnosis right now, ठीक है। अच्छा, so enteric fever में during the first 2 weeks of illness आपने definitely blood का ही सैंपल लेना है, ठीक है। उसके बाद शायद किसी हद तक या प्रीवियसली जैसे कि सोचा जाता था कि आफ्टर फर्स्ट 2 weeks जो है वो सीरोलॉजिकल सैंपल्स भी किसी हद तक हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज culture. Salmonella they form non-lactose fermenting colorless colonies on McConkey and ENP। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि McConkey's एगेट के ऊपर जो है ना ये पिग कॉलोनीज का मतलब है कि लैक्टोज फर्मेंटिंग है बैक्टीरिया, और कलरलेस कॉलोनीज का मतलब है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, तो ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ठीक है। दे आर गोइंग टू फॉर्म कलरलेस कॉलोनीज ऑन द McConkey's एगेट। इनका जो स्पेसिफिक एगर है वो है XLD, ज़ाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट, ठीक है। ये इनका स्पेसिफिक एगर है, आपकी बुक में इसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन जस्ट एक सिंगल लाइन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि XLD एगर इज द स्पेसिफिक सिलेक्टिव मीडियम फॉर साल्मोनेला, जिसमें इसकी रेड कॉलोनीज आती है विद ब्लैक सेंटर्स, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट में क्या है, TSI एगर पे हम क्या करते हैं, इसमें अल्कलीन स्लैंट है एंड एसिड बट है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली इसमें गैस भी प्रोड्यूस होती है, H2S भी होता है, ब्लैक कलर भी नजर आता है। बट साल्मोनेला टाइफी जो है ना स्पेसिफिकली वो गैस प्रोड्यूस नहीं करता और H2S भी कम बनाता है, तो यानी कि आपको साल्मोनेला में 2 तरह का रिएक्शन मिल सकता है, एक अल्कलीन स्लैंट एंड एसिड बट वाला जिसके अंदर गैस प्रोडक्शन भी है, H2S भी है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली साल्मोनेला टाइफी की बात करें तो इसमें गैस प्रोडक्शन और H2S कम है। सीरोलॉजी जो है प्रीवियसली यूज की जाती थी, ठीक है, और जो लोग इसके हक में हैं उनका कहना ये है कि सीरोलॉजी के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए जो है हम इसको यूज करते हैं, और ब्लड कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसलिए जो है क्योंकि पेशेंट्स अमूमन इतना टाइम नहीं होता कि पेशेंट को हम कॉम्प्लिकेशन में जाने दें और हम प्रॉपर्ली वेट करें कि ब्लड कल्चर्स के जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट हो और
उसके बाद उसकी रिपोर्ट आए। लेकिन जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन से होते हैं जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हम देखते हैं, ठीक है। सो बच्चों उसमें 2-3 बातें आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि एंटीबॉडीज बॉडी में फौरन डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है किसी भी चीज से तो आफ्टर 7 to 15 डेज या 7 to 10 डेज के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होनी शुरू होती है। यानी अगर आपने इनिशियल फेज ऑफ द डिजीज में अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने सीरोलॉजी कर ली है या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नेगेटिव आ गए हैं तो इस पेशेंट को टाइफाइड नहीं है, तो यू आर मिस्टेकन, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज दे नीड सम टाइम टू फॉर्म। अच्छा, और डेफिनेटिव serotyping of the OH and VI antigen is performed by special public health laboratories for epidemiological purposes, यानी जो स्टडी पर्पसेस के लिए करते हैं उसमें serotyping यूज की जाती है। सो टॉकिंग अबाउट टाइफाइड और एंटेरिक फीवर कि हमने कौन सा सैंपल लेना है, क्या टारगेट है, कौन सा मेथड यूज होना चाहिए और उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, तो हम ये बस एक ही स्लाइड में इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। सैंपल्स डिफरेंट हो सकते हैं, इट कैन बी सलाइवा, बोन मैरो, ब्लड, स्टूल, यूरिन, ठीक है। डिपेंड्स कि आपका पेशेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है या आपने कैरियर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो इफ यू गोइंग टू आइडेंटिफाई द कैरियर, डेफिनेटली द स्टूल सैंपल वुड बी हेल्पफुल। क्योंकि गॉल ब्लैडर में रिजाइड करना है बैक्टीरिया ने, ठीक है। और ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस जब बाइल एंटर होगा इंटेस्टाइन में तो ये भी उसके साथ जाएंगे और स्टूल सैंपल के अंदर इनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। अच्छा, फिर डिपेंड करता है कि हमने साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी ए किसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इज माइक्रोबायोलॉजिकल, जिसमें बेसिकली कल्चर एंड सेंसिटिविटी दो चीजें आती हैं। सेकंड इज सीरोलॉजिकल, जिसमें हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं। थर्ड इज मोलेक्युलर, जिसमें हमने डीएनए और उसके हिसाब से न्यूक्लिक एसिड के हिसाब से डिटेक्ट करना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अब इश्यूज क्या क्या है। जो ब्लड कल्चर है उसकी रिपोर्ट जो है वो उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी सब कुछ ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नंबर 1 यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सेकंड, इसमें जो दूसरी बात है ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि बैक्टीरियल कल्चर्स को डेवलप होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जब हम इंक्यूबेट करते हैं इनको तो दे नीड 12 to 24 देन 48 आवर्स के बाद देखते हैं, देन फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट इंटरवल्स में हमने ये ग्रोथ चेक करनी होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास मेथड जो था वो सीरोलॉजिकल था, एंटीजन एंटीबॉडीज थी। अच्छा, अब इसकी क्या ड्रॉबैक्स है। इसका रिजल्ट तो जल्दी आ जाता है, फॉरन आपने किट यूज करनी है, उसके अंदर आपने पेशेंट का सीरम ऐड करना है, उसी वक्त ही वो आपको बता देगा मीडियम में कलर चेंज से कि ये सही है या नहीं है। मगर वो टेस्ट ऑथेंटिक ज्यादा नहीं है, उसकी सेंसिटिविटी भी कम है, उसकी स्पेसिफिसिटी भी कम है और उसमें क्रॉस रिएक्टिविटी के चांसेस भी ज्यादा है। यानी कि बाद दफा ऐसे होता है कि किसी एक चीज के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो बॉडी में कहीं और जाके क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, तो एक फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन सीरोलॉजी। सेकेंडली, सीरोलॉजी के साथ हम क्यों नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि हमने कहा जहाँ पे हमने ब्लड कल्चर की बात की वहाँ पे हमने कहा कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो जब सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि स्पेसिफिकली कौन सी ड्रग जो है वो इस बैक्टीरियम के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होगी। यानी सेंसिटिविटी हमें ये बताती है कि जो बैक्टीरिया हमने आइसोलेट किए हैं किसी भी इंडिविजुअल में से उनके लिए कौन सी एंटीबायोटिक सूटेबल है जिसके अगेंस्ट वो बेहतरीन रिस्पॉन्स शो करेंगे और उससे रेजिस्टेंस नहीं बनेगी, ठीक है। यानी पेशेंट के लिए बेहतरीन एंटीबायोटिक कैसे हम सिलेक्ट करें। तो जब हम सीरोलॉजी करते हैं या मोलेकुलर मेथड्स करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं आती, उसमें हमें जस्ट ये पता चलता है टेस्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और हमने ये देख लिया कि जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो इतने रिलायबल नहीं है क्योंकि वो सेंसिटिव भी नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है और वो हमें एंटीबायोटिक्स के बारे में या चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दे रहे। ओके, थर्ड हमारे पास आता है जो मोलेकुलर मेथड्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि क्या हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिसमें ये कंबाइंडली काम कर सकें कल्चर के साथ, ठीक है। डिटेक्टिंग डीएनए इज सेंसिटिव इनफ, ऑब्वियसली डीएनए डिटेक्शन तो सेंसिटिव होगी।
ठीक है। और इसके अलावा ये है कि बैक्टीरियल प्रोटीन्स या होस्ट बायोमार्कर्स के थ्रू किसी और तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है या नहीं, या कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें देख के हमने डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सा टेस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, प्रीवियसली हम जो स्कीम यूज करते थे इसमें वो ये वाली स्कीम थी कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक हम ब्लड कल्चर करते थे, ठीक है, जो कि 90% में पॉजिटिव आ जाया करता था, मतलब 90% ऑफ पेशेंट्स इसका सही रिजल्ट शो कर देते थे। ओके, सेकेंड वीक में ब्लड कल्चर के अलावा हम स्टूल कल्चर भी कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने थर्ड पे डाला है इसको विडॉल टेस्ट को। क्यों? क्योंकि सेकेंड वीक का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट अप टू 14 डेज, ठीक है। हमने कहा कि 7 to 14-15 डेज लग सकते हैं एंटीबॉडीज डेवलप होने में, ठीक है। विडॉल टेस्ट में भी एंटीबॉडीज को ही यूज करना है, ठीक है। सो नॉट अंटिल द सेकेंड वीक एंटीबॉडीज तो तब तक डेवलप ही नहीं होगी, तो उस टाइम तक तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। थर्ड वीक में हाँ ये है कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई होगी, लेकिन फिर भी हमने ये डिस्कस किया कि इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी भी कम है, और ये हमें ये भी नहीं बता रहा कि हमें किस किस्म की एंटीबायोटिक्स यूज करनी चाहिए इन पेशेंट्स के लिए, ठीक है। So that remains, so blood culture remains the best option, जो कि हमें किसी भी फेज में, ठीक है, थ्रू आउट फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, सब में यही हेल्पफुल है। यानी कि पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हुए भी जितना मर्जी टाइम हो गया, अगर आप ब्लड कल्चर करा रहे हो डेफिनेटली आपको सही रिपोर्ट ही मिलेगी, ठीक है। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है विडॉल एंड टाइफिडोल, ये आमतौर पर हम नहीं करते, दीज आर नॉट करेंटली रिकमेंडेड। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपने याद रखना है, अपनी बुक में ऐड कर दें इसको, ठीक है। कि सीरोलॉजिकल टेस्ट विडॉल एंड टाइफिडोल आर नॉट करेंटली रिकमेंडेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। बोथ हैव लो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एंड दे डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि क्राइटेरिया स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस फॉर टाइफाइड फीवर हैज लॉन्ग बीन कल्चर आइसोलेशन, यानी कि हम कल्चर के जरिए से आइसोलेट करते हैं। कल्चर्स आर वाइडली कंसीडर्ड 100% स्पेसिफिक। और कल्चर कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें बॉडी फ्लूइड से बहुत सारे हो सकते हैं, ब्लड, बोन मैरो, यूरिन, रोज स्पॉट्स जो है वहां से बायोप्सी एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, ड्यूडिनल एस्पिरेट्स ले सकते हैं, स्टूल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब में से सबसे इजी एक्सेस जो है हमारे पास वो ब्लड कल्चर की है, ठीक है। सो नाउ इट रिमेन्स मेनस्टे ऑफ द डेफिनेटिव डायग्नोसिस एज कम्पेयर टू ब्लड। बोन मैरो सैंपल लेना पेनफुल बहुत ज्यादा है, उसके लिए स्पेसिफिक टेक्निक चाहिए, ठीक है। और यूरिन के निस्बत जो है वो ब्लड ज्यादा स्पेसिफिक है। इसके अलावा रोज स्पॉट बायोप्सी एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में रोज स्पॉट्स होते हैं, कुछ में नहीं भी होते। यूरिनल एस्पिरेट्स लेना भी मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। और स्टूल जो है वो इसने इनिशियल स्टेजेस में स्टूल रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। लेट स्टेज में ऑब्वियसली आफ्टर सेकेंड वीक एंड सो यहाँ पे तो आप स्टूल कल्चर ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज about collecting samples for the blood cultures, ठीक है। ब्लड कल्चर कैसे करते हैं ये हमने लास्ट टाइम जो लैब डायग्नोसिस का लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कम से कम भी 20 ml ब्लड लिया जाना चाहिए एडल्ट पेशेंट के लिए, ठीक है। फिर उसको 2 बॉटल्स में हम 10 ml इनोक्यूलेट करते हैं, एरोबिक में और एनारोबिक एनवायरनमेंट में उसको रखते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए 3 ml से लेके 15 ml तक डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, जो आपने हमेशा याद रखनी है, जब कभी आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए कोई भी सैंपल सेंड कर रहे हैं, आपने एंटीबायोटिक की पहली डोज देने से पहले सैंपल ले लेना है, ठीक है। सो इट शुड बी सेंट बिफोर शेयरिंग द एंटीबायोटिक्स, सॉरी, ठीक है। ओके, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? ब्लड कल्चर रिपोर्ट इज अवेलेबल इन अराउंड 7 डेज आफ्टर द सैंपल सबमिशन। अच्छा, अब ये कि नेगेटिव रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, तो नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो अमूमन 7 दिन के बाद दी जाती है, ताकि हम रिपीटेडली चेक करते रहे कि किसी भी किस्म की कोई ग्रोथ तो नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव रिपोर्ट की बात होगी। लेकिन जो पॉजिटिव बैक्टीरियमिक पेशेंट्स हैं उनमें 4 घंटे के करीब भी ये रिपोर्ट आ सकती है, यानी कि इतने क्विक सिस्टम्स अब डेवलप हो गए हैं कि ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आपको 4 घंटे में इनिशियल रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। नेगेटिव कल्चर जो है, अगर नेगेटिव आ गई रिपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पेशेंट को टाइफाइड किसी सूरत भी नहीं हो सकता। आपने अब उसको क्लिनिकली वॉच करना है कि जरूरत है या नहीं दोबारा टेस्ट करवाने की, ठीक है। अगर फीवर किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता किसी भी चीज को, यानी कि उसका बुखार कम नहीं होता है, तो आपने तकरीबन 7 दिन के बाद ये कल्चर रिपीट करवाना है,
अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस में किसी वजह से भी वो टेस्ट उसका पॉजिटिव ना आए, लेकिन अगर आप रिपीट करवाएंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ओके, सो जो फाइनल रिजल्ट्स है ब्लड कल्चर की वो 48 आवर्स तक आ जाती है, इनिशियल 4 आवर्स में आ जाती है। इन केस ऑफ अ पॉजिटिव ब्लड कल्चर अब आपने क्या करना है, अ रिपोर्ट विद ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग विल बी अवेलेबल as early as 3 to 4 days। ठीक है, सो कल्चर सेंसिटिविटी के साथ कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो आपको 3 से 4 दिन में मिलती है। इनिशियल रिपोर्ट हमें तकरीबन 4 घंटे में भी मिल सकती है, लेकिन जो कंप्लीट रिपोर्ट होगी जिसमें कल्चर सेंसिटिविटी भी पूरी डिटेल डिस्कस हुई भी हो, वो 3 से 4 दिन लगेंगे। नेवरदलेस आप ये कर सकते हैं कि जब आपको इनिशियल रिपोर्ट आ जाए और उसमें कोई ऐसा आपको साइन नजर आ जाए कि दिस इज साल्मोनेला इन्फेक्शन, तो आप पेशेंट को एम्पेरिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें, और फिर उसके बाद जो है ना वो आप सिलेक्टिव उसको ले जाएं जब उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, सो अगर तब हम कहते हैं कि अब हमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्रॉपर स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड्स व्हिच इज फॉलोड बाय नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स ऑक्सीडेज नेगेटिव एंड ब्लड कल्चर सेंट व्हेन सस्पेक्टिंग एंटेरिक फीवर, इट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ साल्मोनेला स्पीशीज एंड इट शुड बी ट्रीटेड ऑन द लाइंस ऑफ टाइफाइड फीवर। यानी कि इनिशियली आपने जब स्टेनिंग कर ली, ग्राम नेगेटिव रॉड्स आ गए, ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटेशन भी नहीं शो की, ऑक्सीडेज नेगेटिव भी थे, और आपने ब्लड कल्चर भी उसका भेज दिया है। अब आपने टाइफाइड की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइफाइड बेस्ड ऑन एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी के बातें हैं, तो सेंसिटिविटी की बेस पे हमें ये पता चला है कि टाइफाइड के ऐसे स्ट्रेन्स भी आ गए हुए हैं अब जो कुछ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं और कुछ के अगेंस्ट सेंसिटिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो जो नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड है ये वो वाले स्ट्रेन्स हैं जो रिस्पॉन्ड करेंगे, जो टिपिकल एंटीबायोटिक्स यूज होती है इसके ट्रीटमेंट में, उन सबको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, देन कम्स द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। नॉन रेजिस्टेंट में क्या है, typhoid caused by Salmonella typhi and Paratyphi, which are sensitive to the first line drugs. And first line drugs में कौन कौन सी आ जाती हैं, क्लोरमफेनिकोल, एम्पिसिलिन, ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथोक्साजोल एंड थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स विद और विदाउट रेजिस्टेंट टू द सेकंड लाइन ड्रग्स। अच्छा, अब इसमें से आपने ये तो याद नहीं करना कि कौन कौन सी ड्रग्स हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड का क्या मतलब है। ठीक है, इतना कम से कम सबको आना चाहिए कि टाइफाइड फीवर व्हिच इज कॉज्ड बाय एस टाइफी और पैराटाइफी which are sensitive to the first line drugs। ठीक है, यहाँ तक सबको आना चाहिए। ओके, इट इज यूजुअली ट्रीटेड विद सिंगल एजेंट एंटीबायोटिक्स एंड 14 डेज तक हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक एंटीबायोटिक इन सब में से कोई से भी स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज द एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइफाइड फीवर व्हिच इज कॉज्ड बाय एस टाइफी और पैराटाइफी। कोई भी स्ट्रेन हो सकता है, रेजिस्टेंट टू द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, sensitive to the third generation cephalosporins with or without resistant to the second line drugs। ठीक है, फर्स्ट लाइन से रेजिस्टेंट है लेकिन थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, देन इज ESBL पॉजिटिव टाइफाइड। इसमें क्या होता है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेसेस, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेसेस। ठीक है, ये वो स्ट्रेन्स हैं साल्मोनेला के जो कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेसेस को रिस्पॉन्ड कर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दीस आर द टाइफाइड फीवर caused by S type strains which are resistant to the third generation cephalosporins, but they may be sensitive to chloramphenicol, chlorotrimazole or fluoroquinolones। ठीक है, यानी सैल्मोनेला के वो स्ट्रेन्स जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेसेस प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको ब्रॉडली इनके नाम आने चाहिए कि ये रेजिस्टेंस की बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, देन इज XDR। ठीक है, XDR क्या है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड। इसमें क्या है, रेजिस्टेंट टू ऑल द रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स फॉर टाइफाइड, यानी कि जितनी हमने इतनी सारी एंटीबायोटिक्स जिनका जिक्र किया है उनमें से किसी को भी ये रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। 5 क्लासेस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स जो कि टाइफाइड की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं उनमें से किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, और हमारे मुल्क में हैदराबाद में, सिंध में 2016 में ये वाले एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो है ना टाइफाइड के, ये आइडेंटिफाई हुए थे एंड सिंस देन ये तब से स्प्रेड कर रहे हैं, और सिर्फ सिंध में ही नहीं, पंजाब में और दूसरे इलाकों में भी XDR टाइफाइड फैल चुका हुआ है। ठीक है, ओके, देन वी गो टू द एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है, एंटेरोकोलाइटिस की क्या ट्रीटमेंट होती है, यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ देयर आर सिम्टम्स ऑफ डायरिया,
ठीक है, तो डायरिया की वजह से पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो आपने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और बस इसमें आपने यही चीज़ याद रखनी है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, आपने पेशेंट को डिहाइड्रेट रखना है और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, कोलिसिस्टेक्टमी उन लोगों में करने की जरूरत पड़ सकती है जिनमें आपको क्रॉनिक कैरियर स्टेज मिल जाए, फिर अगर एब्सेसिस होंगे तो सर्जिकली उनको ड्रेन कर देंगे। ठीक है, और क्रॉनिक कैरियर्स में हम पहले ये भी ट्राई कर सकते हैं कि एम्पिसिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे के देखें कि ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं कर रहे होंगे रिस्पॉन्ड, देन वी कैन गो फॉर द कोलिसिस्टेक्टमी। अच्छा, मॉनिटर कैसे करेंगे हम? फीकल सैंपल से मॉनिटर करते हैं। ठीक है, स्टूल टेस्टिंग से। ओके, देन कम्स द वैक्सीनेशन। अच्छा, अब ये है कि टाइफाइड के हिसाब से इसकी प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको मैंने बताया था कि जिन जिन बैक्टीरिया या वायरसेस की, ऑर्गेनिजम्स की करने की ज़रूरत है प्रिवेंशन में, स्पेसिफिक जो प्रिवेंशन है वो आपको याद करने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो इसमें से साल्मोनेला टाइफी की स्पेसिफिक प्रिवेंशन यानी वैक्सीनेशन आपने ज़रूर याद रखनी है। इसमें दोनों तरह की आपने इसकी प्रिवेंशन याद रखनी है, जिसमें वैक्सीन के साथ है प्रिवेंशन, और जो जनरल मेजर्स हैं दोनों आपको आनी चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए दो टाइप ऑफ वैक्सीन जो है ना टाइफाइड की, वो करंटली पाकिस्तान में अवेलेबल है, जिसमें एक है सिंगल डोज इंजेक्टेबल कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। ठीक है, और 2 साल से बड़ी एज में इसको दे सकते हैं। ठीक है, रीवैक्सीनेशन इज नीडेड एवरी 3 years फॉर कंटिन्यूड प्रोटेक्शन। ठीक है, हर 3 साल के बाद आपको दोबारा ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन इसमें यूज हुआ होता है, और इसकी सिंगल डोज, एक ही डोज होती है, बूस्टर नहीं होगा, लेकिन 3 साल के बाद आपको दोबारा लगानी पड़ेगी, 3 साल के लिए इफेक्टिव है। सेकेंड कौन सी है? सिंगल डोज टाइफाइड conjugate vaccine approved for use in children greater than 6 months of age। अच्छा, ये जो दो तरह की वैक्सीन आपको मैंने टाइफाइड की बताई है, ये आपकी बुक में एज सच नहीं लिखी हुई, उसमें कुछ डिफरेंट वैक्सीन लिखी हुई है जो अब यूज नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंटली कौन सी वैक्सीन हैं जो यूज होती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने याद रखना है। सिंगल डोज टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन चिल्ड्रन ग्रेटर देन 6 months of age। अच्छा, इसमें जो है प्रोटेक्शन भी 3 years की है टू एडल्ट्स, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स ओवर 6 months ऑफ एज। रीवैक्सीनेशन इज अंडर स्टडी, अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके भी हमें कंप्लीट आइडिया नहीं है कि इसके लिए कितनी रीवैक्सीनेशन की जरूरत है। नीदर वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव and it would require repeat immunizations as the vaccine effectiveness diminishes over time। ठीक है, और साथ ये कि अब आपने ये भी देख लिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, तो देयर इज अ चांस कि अब इसमें मजीद कोई नया स्ट्रेन भी इवॉल्व करना हो। ठीक है, सो क्वेश्चन अराइजेस कि किन लोगों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। वैक्सीनेशन स्पेसिफिकली हमारे मुल्क में जहाँ पे टाइफाइड एंडेमिक हो चुका हुआ है, वहाँ पे हर किसी को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए टाइफाइड की। ठीक है, ऑल हाउस होल्ड मेंबर्स ऑफ कंफर्म्ड केस, अगर आपके घर में, आपके जानने वालों में किसी को भी टाइफाइड हो चुका है आपकी फैमिली में, तो आपको टाइफाइड की वैक्सीनेशन करानी चाहिए, इंक्लूडिंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ओवर 6 months ऑफ एज। कोई भी ऐसे लोग जो किसी भी वजह से एक्सपोज हो जाते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है जिनका टाइफाइड पेशेंट्स में, फॉर एग्जांपल मेडिकल एंड पैरामेडिकल पर्संस जो है, उन सबको वैक्सीनेशन करना in institutions where the appropriate hygienic conditions cannot be met। ठीक है, so no institution is going to tell you कि उनकी hygienic conditions जो है वो properly होती हैं या नहीं। अगर आपका patient ऐसी किसी भी जगह पे रहता है, तो आपने उसको एडवाइस कर देना है कि जी आप वैक्सीनेशन करवा लें। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नर्सिंग होम्स आ जाते हैं, ऑर्फनेजेस आ जाते हैं, ठीक है, ओल्ड होम्स आ जाते हैं, हॉस्टल्स आ जाते हैं, समटाइम्स ये मिलिट्री एरियाज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ना वो आपने लोगों को एडवाइस करना है। इन एरियाज ऑफ हाई एंडेमिक इंसिडेंट्स, जैसे कि हमारे मुल्क में स्पेशली सिंध में, फॉर पर्सन्स ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरियाज, अगर आप किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड फैला हुआ है, तो और अगर आप फूड हैंडलर हैं, ठीक है, यानी कि वो तमाम लोग जो फूड हैंडलर्स हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, किसी की किस्म के मेस और इस तरह की जगहों पे फूड हैंडल करते हैं, कोई शॉप्स हैं उनकी, कोई रेडियां हैं, जो कुछ भी है, जहाँ पे भी फूड हैंडल उन्होंने करना है, तो इन सब लोगों को, तो आइडियली ये इतनी बड़ी कैटेगरी है कि अब इसमें जो है ना मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड।
अच्छा, अब इसमें एक और बात क्या याद रखने वाली है कि जहाँ पे भी साल्मोनेला इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हो, आपने हमेशा इसको नोटिफाई करना है कि आपने इस टाइप का टाइफाइड या इंडायरेक्ट फीवर आपने डायग्नोज किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जो प्रिवेंटेबल है, ठीक है, और ये इसकी ट्रांसमिशन भी इस तरीके से है कि इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा वंस इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वाटर सोर्स कंटामिनेट हो गई है तो वी हैव टू टेक केयर कि हम उसको मैनेज करें, क्योंकि उस एरिया में सब लोगों को बार बार टाइफाइड होता जाएगा। ठीक है, साल्मोनेला इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड मेनली बाय पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीनिक मेजर्स। ठीक है, सो इसमें दोनों तरह की चीजें आ जाती हैं। इसमें जो है सीवेज ट्रीटमेंट भी आ सकती है, इसमें क्लोरीनेटेड वाटर सप्लाईज होनी जरूरी है, जिनको मॉनिटर किया जाए कंटामिनेशन के लिए कि कोलीफॉर्म से कंटामिनेशन तो नहीं हो रही है। ठीक है, फिर कल्चर ऑफ द स्टूल सैंपल्स फ्रॉम द फूड हैंडलर्स, आइडियली दिस शुड बी डन टू डिटेक्ट द कैरियर्स। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात हैंड वॉशिंग, जो कि हमें कोरोना ने भी सिखा दी है कि हैंड वॉशिंग बिफोर हैंडलिंग फूड, बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड। ठीक है, एवरी टाइम आफ्टर यूजिंग द रेस्टरूम। ठीक है, एंड अच्छा, इसके अलावा क्या है, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोल्ट्री, एग्स एंड मीट आर ऑल इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो एग्स शुड आल्सो बी वॉश्ड and all sort of meat, it should be properly cooked before consumption. Okay, so this slide gives you a little summary of the different ways of prevention, कैसे अपने हाथ धोने हैं। ठीक है, एग्स वगैरह जब भी आप लेके आए मार्केट से उनको अच्छी तरह वॉश कर लें, वेजिटेबल्स लेके आए रॉ वेजिटेबल्स उनको अच्छी तरह वॉश कर लें। ठीक है, पोल्ट्री है, मीट है, जब भी उसको कुक करें बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रॉपरली कुक करें। ठीक है, वाटर कंज्यूम करना है आपने, ड्रिंकिंग वाटर इट शुड बी बॉइल्ड। ठीक है, अच्छा, बाहर से हम जो ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें कोशिश करें कि उसमें आइस वगैरह का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि यू डोंट नो कि ये वाटर किसी कंटामिनेटेड सोर्स से ही आ रहा हो। ठीक है, इसी तरह सफाई रखें। ठीक है, फ्लाइज दे कैन आल्सो हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ so many GIT diseases. Okay, so since none of you has given any response during the lecture, I assume कि आप लोगों ने ये लेक्चर अच्छी तरह समझ लिया है, आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। If at any point you're not clear about it, please leave a question, ठीक है, so that I can answer it and make it more easy. चैट बॉक्स में बड़ी खामोशी है। Makes me think कि आप लोग बैठे भी होंगे सब, बस लैपटॉप ऑन करके गायब हो चुके हैं। So we were having 39 participants in the lecture and none of you had a problem. That's strange. ये तो लेक्चर बहुत ज़्यादा आसान था या फिर आप बहुत पढ़ाकू हो चुके हैं। Okay, thank you very much. If you don't have any question regarding the topic, please try to revise it at home. ठीक है, बुक्स आपके पास हैं, इसमें से साल्मोनेला अभी अगर आप एक रीडिंग ले लोगे उसको तो ये एक छोटा सा टॉपिक आपको लगेगा which will be easy to cover, लेकिन इसमें से याद रखने वाली चीजें जो मैंने आपको बता दी है, there is certain things which are not included in the book. ठीक है, तो वो आपको लेक्चर से ही मिल सकती है, वो आपको अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रीसेंट थिंग्स। ठीक है, अगर आपकी बुक में आउटडेटेड वैक्सीन के बारे में लिखा हुआ है और अब नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो गई हैं और मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा दी है, तो डेफिनेटली मैं उन्हीं के बारे में पूछूंगी आपसे। ओके क्लास, प्लीज टेक केयर। ओके, एनीवेज, अगर कोई बाद में टॉपिक रीड करता है और उसको कोई बात समझ नहीं आती है तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन सैटरडे। ठीक है, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है।